चलिए सीधे शुरू करते हैं अपने इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम मानव इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक उलटफेर को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों और डेटा का विश्लेषण करेंगे जिनसे ये साफ होगा कि आखिर भारत इतना अमीर कैसे बना और फिर अचानक गरीब क्यों हो गया। सच कहूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जरा सोचिए, जिस क्षेत्र को पूरी दुनिया सोने की चिड़िया बुलाती थी, वो 20वीं सदी के मध्य तक आते आते इतनी गंभीर गरीबी का शिकार कैसे हो गया। ये कोई आम इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जिसे आज हम डिकोड करेंगे। अब इस आंकड़े को देखिए। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत अकेला पूरी दुनिया की ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% यानी चौथाई हिस्सा पैदा कर रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं है। उस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक बहुत बड़ा इंजन अपना भारतीय उपमहाद्वीप ही था। लेकिन ठीक इसके उलट 1947 में आज़ादी के वक्त तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 4% रह गया, केवल 4%। ये एक चौंका देने वाली गिरावट है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक को इस मुकाम पर पहुंचा दिया? इसे समझने के लिए हम चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर, सोने की चिड़िया का युग, यानी प्राचीन और मध्यकालीन भारत की समृद्धि। देखिए, भारत की ये अपार संपत्ति रातों रात नहीं बन गई थी। ये हजारों सालों के विकास का नतीजा था। टाइमलाइन पर गौर करें तो 3500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत व्यापार से इसकी शुरुआत होती है। फिर मौर्य साम्राज्य आता है, जो सड़कें बनाता है और पूरी अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। और उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम युग, जहां शिल्प और व्यापार अपने बिल्कुल चरम पर थे। इन्हीं सब ने मिलकर एक बेहद मजबूत आर्थिक नींव तैयार की थी। ये प्राचीन अर्थव्यवस्था कितनी ताकतवर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खेती तो इसकी रीढ़ थी ही, पर बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं थी। भारत धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी में सबसे आगे था। हम सूती कपड़े, रत्न और टेराकोटा का व्यापार करते थे। यहाँ तक कि मध्य पूर्व और मेसोपोटामिया तक भारत से लग्जरी सामान एक्सपोर्ट होता था। और इसी बेजोड़ उत्पादन क्षमता के दम पर भारत ने लगातार 1500 सालों तक दुनिया की कुल संपत्ति के 1/3 से 1/4 हिस्से पर अपना दबदबा बनाए रखा। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, मुगल काल की आर्थिक शक्ति। ये वो दौर था जब भारतीय समृद्धि बिल्कुल अपने शिखर पर थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण शुरू होने से ठीक पहले का ये फेज बहुत खास है। 1750 तक पूरी दुनिया के औद्योगिक उत्पादन का 24.5% हिस्सा अकेले भारत से आ रहा था। एक्सपर्ट्स इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भारत उस वक्त दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस था। और ये सिर्फ हवा में कही बातें नहीं हैं। एकेडमिक रिसर्च भी इस बात की पूरी तरह पुष्टि करती है कि मुगल अर्थव्यवस्था बेहद विशाल और संपन्न थी। इस दौरान देश में एक तरह का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ। सड़कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया गया और रुपया के रूप में एक स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम शुरू हुआ। इसने व्यापार को पहले से कहीं ज्यादा आसान और मुनाफे वाला बना दिया था। अब जरा 1750 के आसपास के इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए। ये डेटा बहुत दिलचस्प है। गांव की अर्थव्यवस्था, जिसमें आबादी का 72% हिस्सा रहता था, वो कुल आय का 45% जनरेट कर रही थी। इसके अलावा व्यापारी वर्ग भी 37% आमदनी के साथ बेहद मजबूत स्थिति में था। औपनिवेशिक युग के हावी होने से ठीक पहले हमारा आर्थिक ढांचा कुछ इसी तरह का था। लेकिन फिर शुरू होता है अगला और सबसे भारी दौर, औपनिवेशिक शासन और व्यापार, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का युग। यहीं से हमारे सदियों पुराने व्यापारिक नेटवर्क का टूटना शुरू होता है। ब्रिटिश पॉलिसीज ने एक तरफा व्यापार को जन्म दिया। 1698 के कैलिको एक्ट्स ने ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक लगा दी। फिर 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का शासन शुरू हुआ और 1813 आते आते ब्रिटिश फैक्ट्रियों में बने सस्ते सामानों के लिए भारत के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए। ये सारी नीतियां इस तरह डिजाइन की गई थीं कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज सेफ रहें और भारतीय व्यापार बिल्कुल खत्म हो जाए। सोचिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया तो इसका सीधा मतलब क्या था? इसका मतलब था कि भारत का सामान खरीदने के लिए अब ब्रिटेन को अपना सोना या चांदी लाने की जरूरत ही नहीं थी। वो यहीं के टैक्स के पैसे से यहीं का सामान खरीदने लगे। इससे लोकल करेंसी की भारी कमी हो गई। हमारे सामानों पर भारी ब्रिटिश टैरिफ थोप दिए गए और लोकल प्रोड्यूसर्स पर इतना टैक्स लगा दिया गया कि उनका काम करना लगभग असंभव हो गया। और इसका नतीजा क्या निकला? यहाँ से शुरू होता है हमारा चौथा चैप्टर, उद्योगों का विनाश, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया। जरा इस अंतर को देखिए। 18वीं सदी से पहले भारत बेहतरीन सूती कपड़े, रेशम और यहाँ तक कि पानी के जहाज एक्सपोर्ट करता था। लेकिन 19वीं सदी आते आते हालात ऐसे हो गए कि भारत मुख्य रूप से कच्ची कपास, अफीम और नील जैसे कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया।
भारत जो दुनिया का एक शानदार मैन्युफैक्चरर था, उसे जबरदस्ती सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया। इस बदलाव का सीधा असर आम इंसान की आमदनी पर पड़ना ही था। आंकड़े बताते हैं कि 1600 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी ब्रिटिश लेवल के 60% से भी ज्यादा थी, लेकिन 1871 आते आते ये गिरकर ब्रिटिश लेवल के 15% से भी कम रह गई। इतिहासकार और एक्सपर्ट्स इस दौर को अलग अलग तरह से देखते हैं। जैसे डॉक्टर शशि थरूर ने इस औपनिवेशिक राज्य को एक इकोनॉमिक वैम्पायर स्टेट कहा है, एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह से बस देश की संपत्ति को चूसने और बाहर निकालने पर फोकस कर रही थी। इसे और गहराई से समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को देखना होगा, धन की निकासी का सिद्धांत, यानी दादा भाई नौरोजी की मशहूर ड्रेन थ्योरी। आखिर ये ड्रेन थ्योरी काम कैसे करती थी? इसके 3 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, भारतीय नागरिकों पर भारी टैक्स लगाओ। दूसरा, उसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सामान खरीदेंगे। और तीसरा, उन सामानों को बिना किसी रिटर्न इन्वेस्टमेंट के भारी मुनाफा कमाने के लिए ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली भारत अपने ही आर्थिक शोषण की कीमत खुद चुका रहा था। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 1757 से 1947 के बीच भारत से ब्रिटेन में लगभग $45 ट्रिलियन, जी हाँ, $45 ट्रिलियन की संपत्ति की निकासी हुई। ये इतना विशाल वेल्थ ट्रांसफर था जिसने इन दोनों देशों का आने वाला पूरा भविष्य ही बदल कर रख दिया। इस सब के बाद आखिर में बात आती है आज़ादी के वक्त के भारत की। उपनिवेशवाद की असली विरासत क्या थी? ब्रिटिश राज के लगभग 100 सालों के शासन के दौरान एक अजीब सा आर्थिक ठहराव यानी स्टैग्नेशन देखने को मिला। 1850 में जहां प्रति व्यक्ति जीडीपी $533 थी, वो 1947 में मामूली रूप से